हेलो दोस्तों, मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पेपर हैकर पर। आज हम देखेंगे कंपनी लॉ। कंपनी लॉ क्या है? एक कंपनी अधिनियम। ये क्या है? बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर का एक ये क्या है? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ है आपके बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कंपनी लॉ के लॉन्ग आंसर। आपको पहला लॉन्ग आंसर हम देखते हैं। ठीक है, पहला लॉन्ग आंसर है हमारा, कंपनी की परिभाषा दीजिए और कंपनी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर है ये आपको बताना है। यानी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, इसका उत्तर डालेंगे और हम इसके बारे में लिखेंगे कि कंपनी क्या होती है। तो बात करें कंपनी। कंपनी जो है क्या है? कंपनी कंपनी शब्द कंपनी जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किसका? अंग्रेजी भाषा का शब्द है ये। चल क्यों मारे भाई। कंपनी शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का है। किसका है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ किसका है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है ये। अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्तियों का अंत समूह। अंत कंपनी का आशय किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित अनेक व्यक्तियों का। यानी कंपनी शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का है और जिसका मतलब है व्यक्तियों का समूह। क्या इसका मतलब है? व्यक्तियों का समूह। अतः कंपनी का आशय किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित अनेक व्यक्तियों का समूह की। ठीक है, ये क्या है? कंपनी की परिभाषा है। अगर बात करें कंपनी की, तो एक समूह या संघ है। कंपनी क्या है? एक समूह या संघ है जो कंपनी अधिनियम किसके? कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो या संसद पंजीकृत हो। किसके द्वारा? संसद अथवा विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा? संसद या विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया हो। वास्तव में कंपनी व्यक्तियों का एक विशाल समूह है जो अपने हितों किसके? अपने हितों कंपनी में अपना स्वामित्व मतलब मालिकाना हक। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक। जो अपने हित किसी भी अन्य व्यक्ति, किसके द्वारा? किसी भी अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित करने का स्वतंत्र होता है। यानी अगर मान लीजिए एक कोई कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी का मतलब होता है उस कंपनी में जो है मालिकाना हक क्या है? उसने मार्केट में उतार रखा है। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने अपने आईपीओ लेके आई और आईपीओ लेके आकर उसने क्या किया? मार्केट में उतार दिया। अब वो मार्केट के में लाखों आईपीओ आए। क्या होते हैं? शेयर बेचते हैं। जैसे शेयर आईपीओ आया और आईपीओ किस में बदल दिया? शेयर में। और शेयर किस में उतार दिए? मार्केट में उतार दिए। तो जिस कंपनी का शेयर किस में हो? मार्केट में उतरा हुआ हो, तो वो उस कंपनी क्या होती है? सार्वजनिक कंपनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का हस्तांतरण करने के लिए स्वतंत्र होता है तथा जिसका पंजीयन क्या? कंपनी अधिनियम या संसद विधानमंडल द्वारा प्रस्ताव के अधीन होता है। कंपनी की दी गई परिभाषा अध्ययन की सुविधा की दृष्टिकोण से निम्नलिखित 3 वर्गों में रखा जा सकता है। यानी जो कंपनी की जो परिभाषा है हम 3 वर्ग में रख सकते हैं। पहली है सैद्धांतिक परिभाषाएं। सैद्धांतिक परिभाषाएं क्या होती हैं वो देखते हैं। इस वर्ग में विभिन्न विद्वानों द्वारा, किसके द्वारा? विद्वानों के द्वारा परिभाषाओं को सम्मिलित करते हैं। सैद्धांतिक परिभाषा में किसके द्वारा? विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को हम क्या करते हैं? सम्मिलित करते हैं। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक व्यक्ति है जिसका उसके सदस्यों से पृथक एवं स्थायी अस्तित्व होता है, जिसके पास सर्वमुद्रा होती है। ये किसके अनुसार है? प्रोफेसर L.H. हेनी के द्वारा। प्रोफेसर L.H. हेनी के द्वारा परिभाषा क्या है? कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक व्यक्ति है जिसका उसके सदस्यों में पृथक एवं अस्थायी अस्तित्व होता है, जिसके पास सर्वमुद्रा होती है। ये किसके द्वारा है? प्रोफेसर L.H. हेनी के द्वारा। अगली परिभाषा है निगम अथवा कंपनी की प्रकृति से एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए विधान द्वारा बनाया गया है
अथवा अधिकृत किया गया है। यह किसके द्वारा है? किम्बाल एवं किम्बाल के द्वारा। किसके द्वारा? किम्बाल एवं किम्बाल के द्वारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली प्रकार की परिभाषा है हमारी न्यायिक परिभाषा। किस प्रकार की परिभाषा? न्यायिक परिभाषा। न्यायिक परिभाषा क्या है? इस वर्ग में न्यायाधीशों द्वारा दी गई, किसके द्वारा? न्यायाधीशों द्वारा दी गई परिभाषाओं को सम्मिलित करते हैं। यानी किसके द्वारा? न्यायाधीशों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को सम्मिलित करते हैं हमें न्यायिक परिभाषा में। देखते हैं, कंपनी व्यक्तियों का एक समूह है। कैसा समूह? व्यक्तियों का समूह है जो मुद्रा या मुद्रा के बराबर अंशदान एक संयुक्त कोष में करते हैं और जिसका प्रयोग एक समान उद्देश्य के लिए करते हैं। ये किसके द्वारा है? लॉर्ड लिंडले के द्वारा है। किसके? लॉर्ड लिंडले के द्वारा है। ठीक है, अगली परिभाषा अगर आगे देखें हम, आगे है संयुक्त पूंजी कंपनी एक कृत्रिम है अदृश्य एवं अमूर्त संस्था है। कृत्रिम अदृश्य एवं अमूर्त संस्था है जिसका वैधानिक अस्तित्व होता है, जो विधान द्वारा निर्मित होती है, कानून की उत्पत्ति होने के कारण, इसके कानून की उत्पत्ति होने के कारण जिसके पास वही संपत्ति होती है जो जन्म देने वाला कानून से स्पष्ट रूप से प्रदान करता है या जो उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ये किसके द्वारा है? न्यायाधीश मार्शल के द्वारा। किसने लिखा है इसे? न्यायाधीश मार्शल ने लिखा है। अगर बात करें तीसरी प्रकार की परिभाषाएं, तो तीसरी प्रकार की जो परिभाषाएं होती हैं वो होती है वैधानिक परिभाषाएं। कैसी? वैधानिक परिभाषाएं। और वैधानिक परिभाषाएं जो होती हैं विधान द्वारा कंपनी को दी गई परिभाषा सम्मिलित करते हैं। इसमें किसके द्वारा? विधान के द्वारा दी गई परिभाषाओं को हम इसमें सम्मिलित करते हैं। ठीक है, देखते हैं। कंपनी का आशय किसी ऐसी कंपनी से है जिसका नियमन इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। यानी कंपनी क्या है? किसी कंपनी का आशय ऐसे कंपनी से है जिसका नियमन इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। किसके द्वारा है? ये कंपनी अधिनियम 2013 धारा 220 के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है, यानी उपयोग जितनी भी परिभाषा दी है उनसे स्पष्ट है कि संयुक्त स्कंद प्रमंडल कानून द्वारा एक निर्मित व्यक्ति है जिसका सतत उत्तराधिकार एवं सर्वमुद्रा के साथ पृथक अस्तित्व होता है, जिसका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य से होता हो तथा जिसके सदस्यों का दायित्व साधारणतः सीमित है, जिसका समामेलन अधिनियम पिछले कंपनी कानून के अंतर्गत हुआ हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। कंपनी की प्रकृति एवं विशेषताएं, यानी कंपनी की क्या क्या प्रकृति होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो हम देखेंगे कंपनी की विशेषताएं कि कंपनी की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखो, कंपनी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इनमें से है पहली, ऐच्छिक एवं सम्मिलित संस्था संघ। क्या? ऐच्छिक एवं सम्मिलित संघ। तो कंपनी क्या है? एक कंपनी एक सर्वप्रथम विशेषता है कि यह व्यक्तियों का सम्मिलित या पंजीकृत संघ है। क्या है? कैसा संघ है? पंजीकृत संघ है। कैसा? पंजीकृत संघ है। कैसा? पंजीकृत संघ है। ठीक है, और दूसरी हेडिंग है हमारी, दूसरी हेडिंग है कि विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। यानी कंपनी को हम क्या मानते हैं? विधान के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति मानते हैं। ठीक है, तो कंपनी कानून के द्वारा निर्मित एक व्यक्ति कृत्रिम व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? कृत्रिम मतलब होता है मानव के द्वारा निर्मित। एक होता है हमारा प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब जो नेचुरली हो, और प्राकृतिक कृत्रिम का मतलब होता है जिसका मानव के द्वारा निर्माण किया गया हो। ठीक है, तो कृत्रिम व्यक्ति परंतु जिसके कार्य अधिकतर एक प्राकृतिक मनुष्य के समान होते हैं, वह एक व्यक्ति की भांति किसी संपत्ति का क्रय एवं विक्रय कर सकती है। कंपनी पर व्यक्तियों का भली भांति दावा किया जा सकता है, तो कंपनी भी दूसरे व्यक्ति पर एक व्यक्ति की तरह दावा कर सकती है। यानी जो कंपनी है वो क्या है? एक निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी, अगली हेडिंग है हमारा स्थायी अथवा शाश्वत। शाश्वत का मतलब होता है लंबे रूप तक, मतलब लंबे समय तक चलने वाला। शाश्वत मतलब हमेशा चलने वाला। ठीक है, कंपनी का अस्तित्व जो है स्थायी है। स्थायी मतलब हमेशा रहने वाला है, अतः अंशधारियों की मृत्यु होने
अथवा व्यक्तिगत रूप से दिवालिया हो जाने या कंपनी से पृथक होने का कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंशधारी आता है और परंतु कंपनी का अस्तित्व ज्यों की त्यों स्थिर रहता है। मतलब कंपनी का अस्थायी जो है वो अस्तित्व जो है स्थित रहता है। उसके अंशधारियों की मृत्यु हो जाए या व्यक्तिगत रूप से दिवालिया हो जाए, लेकिन कंपनी क्या होती है, स्थायी होती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला हेडिंग है हमारा पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी विधान द्वारा निर्मित व्यक्ति होने के कारण अपने अंशधारियों के पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। अतः कंपनी अपने अंशधारियों के किसी भी प्रकार के अनुबंध कर सकती है। यानी कंपनी जो होती है अपने किसको, अंशधारियों को किसी प्रकार क्या कर सकती है, अनुबंध कर सकती है। आगे देखें, अगली है हमारा सीमित दायित्व। कंपनी का सीमित दायित्व। कंपनी अपने सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। कंपनी में जो है सदस्यों का दायित्व क्या होता है, सीमित होता है। अंशों द्वारा सीमित कंपनी का दशा उसके 10 सदस्यों का दायित्व उसके द्वारा क्रय किए गए अंशों की अदत्त राशि तक सीमित होता है। इसके अतिरिक्त कंपनी के दायित्वों का भुगतान करने के लिए सदस्यों या अंशधारियों से कुछ भी नहीं मांगा जा सकता, चाहे वे कंपनी में कितनी बार भी भारी हानि क्यों ना हुई हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सार्वमुद्रा। सार्वमुद्रा का मतलब क्या है, कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार समामेलन के पश्चात प्रत्येक कंपनी की एक सार्वमुद्रा होगी जो सामूहिक अस्तित्व का प्रतीक है, जिसके लग जाने पर ही कंपनी को उत्तरदायी तो ठहराया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपनी संशोधित अधिनियम 2015 द्वारा सार्वमुद्रा की आवश्यकता को वैकल्पिक बना दिया जाता है। कुछ प्रपत्रों जैसे विनिमय प्रपत्र, अंश प्रमाण पत्र निष्पादन से संबंधित प्रावधानों को स्थिति में एक नया प्रावधान किया गया है जो निम्नवत है। जैसे कंपनी के पास सार्वमुद्रा का ना होने की दशा में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में प्राधिकरण को 2 संचालकों अथवा 1 संचालकों की कंपनी सचिव, जहां कंपनी ने कंपनी सचिव नियुक्त कर रखा हो, क्या हो, कंपनी ने अपना एक सचिव नियुक्त कर रखा हो, ठीक है, के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सतत उत्तराधिकार। क्या सतत उत्तराधिकार है, अगली हेडिंग है हमारी सतत उत्तराधिकार। यानी एक कंपनी का उत्तराधिकार शाश्वत का मतलब जो लंबे काल तक चलता हो। ठीक है, अविच्छिन्न एवं सतत होता है। समामेलन के पश्चात एक कंपनी तब तक चलती रहती है जब तक कि नियमानुसार उसका समापन ना हो जाए। यानी कंपनी जब तक चलती रहती है जब तक उसका नियमानुसार उसका समापन ना हो जाए, नियम के अनुसार उसे खत्म नहीं हो जाए। ठीक है, अगला है हमारा अंशों का हस्तांतरण। क्या है, अंशों का हस्तांतरण कंपनी की एक प्रमुख क्या है, हेडिंग है अंशों का हस्तांतरण। क्या है, अंशों का हस्तांतरण हेडिंग है ये हमारी। यानी कंपनी का एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अंशधारी अपने अंशों का हस्तांतरण अपनी इच्छा अनुसार कभी भी तथा किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। अर्थात एक सार्वजनिक कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होते हैं। कैसे होते हैं, हस्तांतरणीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है हमारी जनतांत्रिक प्रबंध। यानी जो कंपनी होती है उसमें कैसा प्रबंध होता है, जनतांत्रिक प्रबंध होता है। देखें, कंपनी का प्रबंध लोकतांत्रिक पद्धति के द्वारा होता है, अर्थात कंपनी के वास्तविक स्वामी अंशधारी ही कंपनी के कार्य संचालन के लिए संचालक, अंकेक्षक, बैंकर आदि की नियुक्ति कर सकते हैं और उनकी इच्छा अनुसार कंपनी के कार्य संचालन किया जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें कार्य क्षेत्र की वैधानिक सीमाएं, तो कंपनी के मूल उद्देश्यों को कंपनी के मूल उद्देश्य तो उसके पार्षद सीमा नियम में दिए गए हैं, किंतु उन उद्देश्यों की पूर्ति तथा कार्य संचालन संबंधी नियम अंतर्गत नियमों के अंतर्निहित होते हैं। इन अंतर नियमों की सीमाएं के भीतर ही संचालक मंडल तथा प्रबंध अभिनंदक कार्य संचालन करते हैं। ठीक है, अगर बात करें अगली हेडिंग की, तो अगली हेडिंग है लाभांशों के लिए ऐच्छिक संघ। ये जो लाभांश हैं
लाभांशों के लिए एक ऐच्छिक संघ क्या है? कंपनी लाभ के लिए स्थापित एक ऐच्छिक संस्था होती है, किंतु कंपनी द्वारा ऐसी कोई भी क्रियाएं नहीं की जा सकती जो अवांछनीय या जनहित के विरुद्ध हो। अवांछनीय मतलब जिनका नुकसान हो। कंपनी जो लाभ अर्जित करती है उसे अपने अंशधारियों में निश्चित नियमों के अंतर्गत वितरित कर देती है। यानी कंपनी जो भी लाभ प्राप्त करती है तो वो अपने लाभ को अपने अंशधारियों में समान रूप से वितरित कर देती है। अगली हेडिंग है हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व। कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनी के सामाजिक उत्तरदायित्व पर बल दिया गया। अब निर्धारित आकार में की कंपनियों को अपने प्रत्येक वित्तीय वर्ष में गत 3 वर्ष की औसत लाभों की 2% राशि का सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए व्यय करनी होती है। यानी जो सामाजिक दायित्व में क्या है, 3 वर्षों में जो लाभ प्राप्त किया है कंपनी में, उसका 2% जो लाभ है वो सामाजिक कार्यों में क्या करना होगा, देना होगा। अगली हेडिंग हमारी कंपनी का समापन। व्यक्ति के समापन के लिए राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मतलब होता है प्राधिकरण की आज्ञा लेना आवश्यक होता है। ठीक है। अगली हेडिंग है संपत्ति का स्वामित्व। संपत्ति का स्वामित्व, कंपनी की समस्त संपत्ति उसी के नाम पर रहती है जिसका उल्लेख या तो कंपनी के विधान में रहता हो अथवा जिसका निर्णय आज्ञा पत्र की किसके आज्ञा पत्र के आधार पर किया जाता हो, किसके कंपनी के आज्ञा पत्र के द्वारा किया जाता हो। या RF पेरूमल बनाम RF पेरूमल क्या है, ये तो लोग हैं, और बनाम H जॉन के विरुद्ध में यह निर्णय दिया गया कि कंपनी का कोई भी सदस्य कंपनी का विद्यमाता अथवा उसके समापन के समय कंपनी का संपत्ति पर अधिकार नहीं रखता। ठीक है, ये किसके अनुसार है, तो RF पेरूमल और H जॉन के अनुसार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या की बात करें तो एक सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम जो संख्या होती है 7 होती है और अधिकतम संख्या जो अंशधारियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। यानी जो जितने भी अंश हैं उससे अधिक नहीं हो सकती और कम से कम कितने 7 सदस्य होने चाहिए। एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी 2 होनी चाहिए और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है 200 हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार एक व्यक्ति कंपनी में सदस्यों की संख्या 1 ही होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऋण लेने का अधिकार। कंपनी को क्या होता है, ऋण लेने का भी अधिकार होता है। तो समामेलन के पश्चात कंपनी के वैधानिक अस्तित्व किसके वैधानिक अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। इसलिए कंपनी ऋण पात्र निर्गमित करके ऋण प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक बैंक एवं वित्तीय संस्थान से भी ऋण प्राप्त कर सकती है और ऋण के बदले कंपनी अपनी चल या अचल संपत्ति को बंधक रख सकती है। यानी अगर कोई कंपनी ऋण लेती है तो उसके बदले अपनी चल संपत्ति या अचल संपत्ति को भी क्या कर सकती है, अनुबंध कर सकती है या गिरवी रख सकती है। आगे बढ़ते हैं अंश पूंजी। वर्तमान में कोई भी कंपनी अंश पूंजी अथवा बिना अंश पूंजी के अंश पूंजी या बिना अंश पूंजी के अंश पूंजी या बिना अंश पूंजी के पंजीकृत कराई जा सकती है। यहां तक कि कंपनी की अंश पूंजी के साथ पंजीकृत कराई जा सकती है जिसमें न्यूनतम अंश पूंजी होना आवश्यक नहीं है। कंपनी संशोधित अधिनियम 2015 की धारा 268 तथा धारा 271 उपरोक्त विशेषताओं के कारण औद्योगिक जगत में कंपनी प्रारूप की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में तो कंपनी ने एक देश की सीमाएं लांघ कर ये अंतरराष्ट्रीय कंपनी बन चुकी है। कैसी, एक देश की सीमा लांघकर दूसरे देशों में अपना कार्य क्षेत्र का विस्तार कर लिया है और बहुराष्ट्रीय कंपनी निगमों की स्थापना करने लगी हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कंपनी की क्या क्या सीमाएं हैं और या इसके कंपनी के क्या क्या दोष हैं। ठीक है, तो देखेंगे कंपनी संगठन पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म देती है। इसमें बहुसंख्यक गरीबी वर्ग बुरी तरह पीड़ित हैं। कंपनी का महत्वपूर्ण दोष निम्नलिखित है। मतलब अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी क्या करती है, एक पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म देती है जिससे गरीब लोग जो होते हैं इसके पूर्ण विरोधी रहते हैं। ठीक है, और पीड़ित भी रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्थापना में कठिनाई। कंपनी के जो क्या क्या दोष हैं वो हम देख रहे हैं। देखो कंपनी की कठिनाई, स्थापना में कठिनाई। कंपनी के निर्माण में अनेक वैधानिक औपचारिकताएं
का पालन करना पड़ता है, कई प्रलेख तैयार करने पड़ते हैं जिससे समय में धन का अपव्यय होता है। अगला है हमारा प्रवर्तकों द्वारा छल। इन प्रवर्तकों के द्वारा छल देखते हैं। कपट कंपनी स्थापना और संचालन में प्रवेशकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः वह अपना स्वार्थ विरुद्ध सिद्ध करने के लिए छोटे छोटे विनियोजकों को धोखा दे सकते हैं। वे लोग झूठी कंपनियों का स्थापना करके जनता को आकर्षक वितरण पत्रिका दिखाकर विनियोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं और धन को लूटते हैं। क्या करते हैं? धन को लूटते हैं। वितरण पत्रिका दिखाकर क्या करते हैं? विनियोग का उपयोग कर प्रोत्साहन करते हैं और धन को लूट लेते हैं। आगे देखते हैं अगला, प्रेरणा का अभाव। कंपनी का प्रबंध जो है संचालकों, वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा किया जाने के कारण उसका कंपनी के प्रति कोई भी लगाव नहीं होता। व्यक्ति रुचि के अभाव में प्रबंध की कुशलता कम होती है और अपव्यय अधिक होते हैं। ग्राहकों और कर्मचारियों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं होते के कारण सहयोग में अभाव बना रहता है। यानी जो कर्मचारियों के मध्य जो प्रत्यक्ष स्थापित नहीं होने के कारण इनमें क्या रहता है? सहयोग का अभाव बना रहता है। शीघ्र निर्णय का अभाव। कंपनी में नीति निर्धारण संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय, नीति के संबंधी जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो सभा के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? सभाओं के द्वारा किए जाते हैं। सभा बुलाते समय लगता है कि कोरम का अभाव में सभा स्थगित करनी पड़ती है, फलस्वरूप निर्णय लेने में विलंब होता है और व्यवसायिक अवसरों का समुचित लाभ नहीं मिल पाता। यह क्या है? इसका दोष है। पर बात करें अल्पतांत्रिक प्रबंध। अल्पतांत्रिक प्रबंध में देखो, सैद्धांतिक रूप से कंपनी का जो प्रबंध होता है वो प्रजातांत्रिक है, परंतु व्यवहार में बिल्कुल विपरीत है। अंशधारियों द्वारा एक बार संचालन चुनने के बाद उसका नियंत्रण प्रभावहीन हो जाता है। इसका मूल कारण एक तो वह दूसरे दूर दराज रहते हैं और एक दूसरे से केवल कंपनी लाभांश पाना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। केवल कर्तव्य क्या समझते हैं? लाभांश प्राप्त करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। आगे बात करना है गोपनीयता का अभाव। व्यावसायिक सफलता का आधार व्यापार की गोपनीयता है, किंतु कंपनी अपने वार्षिक खाते प्रकाशित करने होते हैं और व्यापार प्रबंध तथा नियंत्रण इतने अधिक व्यक्तियों के हाथों में रहता है उससे जिसमें व्यापारिक रहस्यों को गुप्त रखवाना असंभव है। मतलब जितने भी आंकड़े हैं वो आपको पब्लिक के सामने रखना पड़ता है कंपनी को। आगे बढ़ते हैं, सट्टेबाजी का प्रोत्साहन। मतलब कंपनी के अंशों का स्वतंत्रता पूर्वक स्थानांतरण होने के कारण संचालक प्राय अंशों के लाभांशों की दर में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे अनावश्यक सट्टेबाजी का क्या मिलता है? प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, अब बात करें हितों का संघर्ष। क्या है अगली हेडिंग हमारी? हितों का संघर्ष। कंपनी में विभिन्न पक्षकारों के हितों में स्थायी टकराव हो सकता है। पूर्वाधिकारी, अंशधारी तथा ऋण पत्रधारियों के हित कंपनी के समस्त लाभ एवं वितरित करने होते हैं। इसी प्रकार प्रबंध और श्रमिक में संघर्ष हो सकता है। सत्ता के लिए गुटबंदी हो सकती है। सबका कंपनी कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कर बात करें अत्यधिक कानूनी हस्तक्षेप, यानी कि कानून कंपनी को निर्माण में अत्यधिक कानूनी क्या होते हैं? हस्तक्षेप होते हैं। जैसे कंपनी को पग पग पर वैधानिक नियमों का पालन करना पड़ता है। इस नियमों का पालन में त्रुटि होने पर प्रबंधक दंडनीय भागी होते हैं। इसलिए प्रबंधकों का अधिकार समय एवं व्यय विधान पकड़ से बचने का प्रयास में लग जाता है। आगे बढ़ते हैं, जनता के प्रति अधिक उत्तरदायित्व। यानी कंपनी का क्या होता है? जनता के प्रति अधिक उत्तरदायित्व होता है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए लाभांश का 2% सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए खर्च करना होता है। ठीक है, अगर बात करें सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर, तो हम देखते हैं सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में
सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में क्या क्या अंतर है वो हम देखते हैं। ठीक है, यानी अंतर क्या क्या है वो देखते हैं। इधर क्या है, अंतर का आधार है, इधर हमारी सार्वजनिक कंपनी है और इधर क्या है, हमारी निजी कंपनी है। अब हम इनमें देखेंगे क्या अंतर होता है इनमें। अगर बात करें सदस्यों की न्यूनतम एवं, क्या देखें, सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या, यानी सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की कितनी न्यूनतम संख्या होती है और निजी कंपनी में। तो देखो सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 7 होती है, और अधिकतम जो होती है अंशों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। जितने भी सार्वजनिक कंपनी के अंश करके मार्केट में उतार दिए हैं उससे अधिक सदस्यों की संख्या नहीं हो सकती। अगर बात करें निजी कंपनी में, तो निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या उतनी होती है, 2 होती है, और अधिकतम कितनी होती है, 200 होती है। ठीक है, अगर बात करें दूसरे की, तो जनता का आमंत्रण, दूसरा पॉइंट है हमारा जनता का आमंत्रण। तो सार्वजनिक कंपनी में अपने अंशों व ऋण पत्रों में निगमन के लिए जनता का आमंत्रण करती है। क्या करती है, ये जनता का आमंत्रण करती है। लेकिन निजी कंपनियां अंश एवं ऋण पत्रों के निगमन के लिए जनता का आमंत्रण नहीं करती है ये। ठीक है, अगर बात करें नाम की, तो सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के अंत में लिमिटेड लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, लिमिटेड लगाना पड़ता है, जबकि प्राइवेट कंपनी को लिमिटेड लगाना अनिवार्य नहीं है। लगाए तो लगा ले, नहीं लगाए तो मत लगाओ। अगर बात करें अंशों का हस्तांतरण, तो सार्वजनिक कंपनी में अपने अंशों का जो हस्तांतरण होता है स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है, लेकिन निजी कंपनियों में अंशों का जो स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। यानी जो अंशों का हस्तांतरण है वो निजी कंपनियों में स्वतंत्रता पूर्वक नहीं किया जा सकता। अगर बात करें 5वें पॉइंट की, तो 5वां पॉइंट है हमारा वितरण पत्रिका को निर्मित करना। क्या करना, वितरण पत्रिका का निर्मित करना। तो सार्वजनिक कंपनी के लिए वितरण पत्रिका निर्मित करना अनिवार्य है, यानी सार्वजनिक कंपनी के लिए अनिवार्य है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है। और अंशों का आवंटन, तो सार्वजनिक कंपनी में तब तक अंशों का आवंटन नहीं कर सकते जब तक न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त ना की गई हो। सार्वजनिक कंपनी में अंशों का आवंटन हम जब तक नहीं कर सकते जब तक न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त न कर ली गई हो, जबकि निजी कंपनी में सम्मेलन के तुरंत बाद अंशों का आवंटन किया जा सकता है। ठीक है, संचालन की संख्या, संचालक की संख्या की बात करें, तो सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होने चाहिए। कितने, 3 संचालक, और निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक की आवश्यकता होती है। ठीक है, और कार्यवाहक की संख्या बात करें, तो निजी कंपनी में सभा में सदस्यों की कार्यवाहक की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5 होना अनिवार्य है। कितनी कार्यवाहक संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम 5 होनी चाहिए, जबकि निजी कंपनी में कम से कम 2 होनी चाहिए। कितनी, 2 होनी चाहिए। कार्यवाहक की संख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम 2 होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वां पॉइंट है हमारा स्वतंत्र संचालकों की नियुक्ति। स्वतंत्र संचालकों की नियुक्ति में क्या है, एक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 1/3 मंडल, कितना, 1/3 मंडल के संचालक स्वतंत्र संचालक होते हैं। अन्य सार्वजनिक कंपनी के लिए सरकार का स्वतंत्र निर्देशक की संख्या निर्धारित कर सकती है, जबकि निजी कंपनी में स्वतंत्र संचालक नियुक्त करना अनिवार्य नहीं होता है। यानी इनमें अनिवार्य नहीं होता स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति का। अगर बात करें संचालक बनने का प्रतिबंध, अगली है हमारी संचालक बनाने पर प्रतिबंध। तो एक व्यक्ति 10 सार्वजनिक कंपनी के अधिक का संचालक निर्देशन नहीं कर सकता। यानी अगर वो एक व्यक्ति है तो केवल 10 सार्वजनिक कंपनी का क्या कर सकता है, संचालन कर सकता है। अगर बात करें सार्वजनिक कंपनी में, तो 20 निजी कंपनियों का संचालन कर सकता है। ठीक है, अगर बात करें संचालक के पद की आकस्मिक रिक्तता, यानी अगर संचालक का पद आकस्मिक खाली हो जाए तो क्या होगा, तो सार्वजनिक कंपनी में संचालक के पद का आकस्मिक रिक्तता निर्देशक मंडल द्वारा मंडल की सभा की पूर्ति में किया जाएगा, जबकि निजी कंपनी में संचालक की नियुक्ति अंतः नियमों के अनुसार की जाती है। किसके, अंतः नियमों के अनुसार की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा 12वां संचालकों की पारी। क्या है, संचालकों की पारी में आवश्यक
अवकाश ग्रहण करना, यानी संचालकों का पारी से अवकाश का ग्रहण करना। सार्वजनिक कंपनी में 2/3 संचालक, कितने 2/3 संचालक आवश्यक पारी के लिए आवश्यक अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। जबकि निजी में अवकाश ग्रहण करने का संचालकों के लिए आवश्यक नहीं है, यानी अवकाश ले तो ले, नहीं ले तो उनकी मर्जी। अगला है संचालकों का ऋण। सार्वजनिक कंपनी में संचालकों को ऋण देने के पूर्व ट्रिब्यूनल की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ट्रिब्यूनल की क्या लेनी पड़ेगी, पहले अनुमति लेनी होगी अगर संचालक को क्या चाहिए, ऋण चाहिए। लेकिन निजी कंपनी में संचालक को ऋण देने से पूर्व ट्रिब्यूनल की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां है हमारा प्रबंधकीय पारिश्रमिक। यानी प्रबंधकीय पारिश्रमिक क्या है, ये सार्वजनिक कंपनी में अपने लाभ का अधिकतम 11% क्या करना है, 11% प्रबंधकीय पारिश्रमिक के रूप में दे सकती है। अगर बात करें निजी कंपनी की, तो निजी कंपनी इस पर कोई भी प्रबंधक नहीं है, यह अपनी सामर्थ्य के अनुसार पारिश्रमिक दे सकती है, यानी इसमें कोई प्रबंध नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक कंपनी कितना 11% दे सकती है। अगर बात करें सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट, अगर बात करें सार्वजनिक कंपनी की, तो सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को धारा 204 के अंतर्गत सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट अपने संचालकों के प्रतिवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है। क्योंकि निजी कंपनी के लिए सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट संकलन करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा लॉन्ग आंसर था। कंपनी किसे कहते हैं, सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे आगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है।